अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम मानसून की बारिशों और सैलाब के बायस जो तबाही हो रही है इस पर बात करेंगे। NDMA के नुकसानात पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 900 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा अगर माली नुकसानात की बात करें तो इसका तखमीना तो आने वाले दिनों में ही लगाया जा सकता है, लेकिन वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का ये बयान खासा अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। सैलाब से सड़कें, रास्ते, पुल और देहात तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान जो पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार है, ऐसे मौके पर हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इतनी बड़ी तबाही से निकलने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत होगी और इस काम में हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अब अगर सियासत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने यह कहा कि अभी सबके इस्तीफ़े नहीं आए, चंद ही मुझ तक पहुँचे हैं। इस्तीफ़ों के मामले पर कोई जल्दबाजी नहीं, इस पर मुशावरत होगी, कोशिश करेंगे ये कमेटियों से इस्तीफ़े वापस लें। इससे पहले अयाज सादिक साहब तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि PTI कमेटियों से इस्तीफ़े के मामले पर अपने फ़ैसले पर कायम रहती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जिन PTI MNAs ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े नहीं दिए, ये तमाम अफराद हुकूमत से बातचीत के हामी हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI वाले ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट पर भी खुश नहीं हैं। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रवा माह पेशावर में जलसा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जलसा होगा। बानी PTI की हिदायत है कि सैलाब को मद्देनज़र रख कर जलसा करें। जलसे की तारीख का ऐलान 5 दिन कबल करूँगा। अब जलसे की तारीख का ऐलान ना करने की वजह क्या है, ये तो गंडापुर साहब ही जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में जब हर तरफ सैलाब से तबाही फैल चुकी है, ऐसे मौके पर PTI का जलसा करने का फ़ैसला दुरुस्त है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि पॉलिटिक्स पर जाएं, जो करंट डिज़ास्टर मुल्क में हम देख रहे हैं, 2022 में इतना मेजर फ्लड आता है, अरबों डॉलर का नुकसान होता है और 2025 में तकरीबन 1000 के करीब कैजुअल्टीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब भी कहा जा रहा है अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। एहसन इकबाल साहब ने कहा 30 साल पीछे चले गए हैं एक फ़्लड के एपिसोड से हम लोग। तो क्या लगता है आपको कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अपने मसाइल पसे पुश डाल के पहले इन मामलात पर नहीं बैठना चाहिए, जिससे आवाम का अमलाक का नुकसान भी इतना बड़ा हो रहा है, उनकी जान का नुकसान भी हो रहा है और हर साल इकॉनमी को भी ये डैमेज कर रहा है, लेकिन इस पर वो कोऑपरेशन सियासतदानों की दिखाई क्यों नहीं देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हमेशा मुजम्मिल साहब, जो इंसानी अलमिया होता है, कोई ट्रेजिडी हो, कोई डिज़ास्टर हो, कोई अर्थक्वेक हो, खुदा न खास्ता फ्लडिंग हो, इस तरह का जो भी हो, जैसे 2005 का ज़लज़ला था, बहुत से उसके बाद सैलाब भी आए, कौम को इकट्ठा करती हैं। इस बार बदकिस्मती से मैं जो देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जो सियासी लीडरशिप है उसको कम अज़ कम फ्लड के मामले पे एक पेज पे होना चाहिए था, वो मुझे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ कि उस तरह नज़र नहीं आ रहा। उसमें किसी एक को दोष भी नहीं देता कि मैं सारा मलबा हुकूमत पे डालूँ या हुकूमत हम पे डाले। ये हम सब की मुश्तरका काविश या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितनी भी कोई इज़्ज़त है और जो कुछ भी है अल्लाह के बाद इस अवाम के वोट की वजह से है। तो लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बचाना अहम है। इसीलिए जब फ्लड आया था तो मैंने एक बात की थी कि लेट्स सेव लाइव्स, पॉलिटिक्स कैन वेट अ बिट। तो कौमी असम्बली में अभी जो इजलास ख़त्म हुआ है उसके पहले दिन फ्लड पे कोई बात हुई, तो मैंने यही बात वहाँ भी की कि इस पे पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए और उनको मुत्तहिद करने के लिए यही पार्लियामेंट है, यही सियासी जमातें हैं। तो यस, ज़्यादा मिल के काम करना चाहिए था इस पे, बजाय इसके कि ज़्यादा तनकीद एक दूसरे पे करते। ठीक है। इसके अलावा पार्टी अफेयर्स की अगर हम बात करें, PTI ने कमेटियों से इस्तीफ़े दिए और इस पर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं है और मुशावरत हम करेंगे, कोशिश उनकी यही है कि इस्तीफ़े वापस ले लिए जाएं। तो अब मुज़ाकरात की पेशकश भी उन्होंने की। अब तक उनकी टोन तो यही कहती है कि आप सिस्टम का हिस्सा रहें, आप पार्लिमानी सियासत करें, आप
को माइनस ना किया जाए, तो इस पर कोई नज़रसानी नहीं करती तहरीक इंसाफ के उनकी इस ऑफ़र को संजीदा लिया जाए? देखिए, मसाइल का हल तो गुफ्तगू से ही निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जितना भी कोई आप बड़ा एहतजाज करते हैं उसका मकसद होता है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुले और कोई सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। लेकिन हुकूमत अगर संजीदा है तो उसके लिए इमरान खान साहब से या तो ख़ुद बात कर ले, उनका जो भी कोई ज़िम्मेदार बंदा हो, या फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान साहब की जमात की, जो उनके साथ 10-15 साल से चले हुए लोग हैं, जो उनको समझते हैं, तो उनको रसाई दें। बिल्कुल बात होनी चाहिए, मसाइल का हल उसी से निकलेगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से उस लेवल की संजीदगी ज़ाहिर तब होगी जब उनका अमल इस बात की तस्दीक करेगा। गुफ्तगू तो वो अच्छी करते हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे या पार्लियामेंट में दावत भी दे देते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन उसको फिर वो सेकंड नहीं करते अमल से कि वो खान साहब तक रसाई दें और खान साहब तक हम लोग पहुँचें, उनसे यार तो डायरेक्ट बात करें, अपनी लीडरशिप को उन तक पहुँचाएँ, ताकि फिर बात अगर बढ़नी है तो फिर बढ़े। क्योंकि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर बाहर जो लीडरशिप बैठी है, मैं समझता हूँ इतना कद नहीं है किसी का भी कि वो खुद से जाके बैठ के मुज़ाकरात करके तो मसाइल के हल निकालने की तरफ जाए। वो इजाज़त इमरान खान साहब ने देनी है। अच्छा, और जो खान साहब की तरफ से ये पॉलिसी मैं तो कहूँगा इम्पोज की गई कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, उसकी वजह कि लीगल कमेटी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ और फैसला किया, बाद में फ़ैसला कुछ और हो गया। बैरिस्टर अकील कह रहे हैं कि खुश नहीं हैं तहरीक इंसाफ के लोग इस बॉयकॉट से। आप पर्सनली खुश हैं कि सही फ़ैसला हुआ ये? नहीं, मैं तो समझता था और हूँ कि मुकाबला करना चाहिए, मुखालिफ को कभी खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर बाद में उस पर गुफ्तगू हुई, फिर खान साहब का फ़ैसला आ गया और खान साहब का फ़ैसला फिर आखिरी है, वही पार्टी की पॉलिसी है। और वो इस सोच पे उन्होंने बॉयकॉट की तरफ गए हैं कि ये जो लोग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, हमारे उमर अयूब साहब जैसे लोग या अहमद खान बच्चर साहब जैसे लोग, तो वो फैसले को हम नहीं मानते। अगर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ इलेक्शन में जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि उस फैसले को हम मान रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है इसका, और इस बुनियाद पे क्योंकि वहां से हमारे लेकिन अली साहब 8 फरवरी का इलेक्शन भी तो आपने लड़ा ना, आप अपोजिशन के बेंचेस पर भी तो बैठे हैं, आप कौमी असम्बली में भी तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे ना। इसका मतलब है कि आप इस असम्बली को मान रहे हैं जो कि ये हुकूमत आई हुई है। देखिए, तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक सिस्टम के अंदर है और फाइट कर रहे हैं। मैं जितना चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे डिलिबरेट कोशिश लग रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो प्रेजेंस है वो इस सिस्टम के अंदर मिनिमलाइज किया जाए। उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ख़त्म ही कर दी जाए, क्योंकि पहले स्टेज में उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी जमात जो हम लोग हैं उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, पास ही नहीं होने दिया। लेकिन जब पास हो गए, बॉसों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और बॉसों के पीछे पड़े हुए हैं। कोशिश यही है कि मेरे ख्याल में जो डिलिबरेट एक एफर्ट मुझे उनकी तरफ से लग रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को निज़ाम से निकाला जाए और फिर लोग भी देखें लाइफ गोज ऑन। तो उनकी शायद सोच ये है, हालांकि मैं नहीं समझता कि लोगों के दिलों से खान साहब या तहरीक इंसाफ की जल्दी निकल सकती है। इंशाल्लाह पहले ही हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। लेकिन मैं जो मुझे लग रहा है वो ये है, एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कि वो शायद ये सोचते हैं कि इलेक्शन से भी नहीं लड़ने दिया, आधी पार्टी भी तोड़ दी, लीडर को भी जेल में डाल दिया, निशान भी नहीं दिया, अब जो आ गए हैं उनमें से किसी को 26वीं तरमीम में उधर उधर कर दिया, कुछ के डिस्क्वालीफाई कर दिया, सजाएं दे दी, तो ओवर पैसेज ऑफ टाइम तहरीक इंसाफ खत्म होती चली जाए, निज़ाम से निकलती चले जाए और फिर लोग आगे बढ़े और तहरीक इंसाफ के साथ पारीना बढ़ जाए। ये शायद उनकी सोच है, जो मैं नहीं समझता सही है। लेकिन बहरहाल हमें, मेरे ख्याल में, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह उनका मुकाबला करना चाहिए। मेरी अपनी जाती सोच ये है कि कभी भी हमें उनको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। वो 9 अप्रैल की रात आपको याद होगी, 9 अप्रैल को मैं नहीं होता, कोई और होता, खान साहब का कोई और सिपाही होता, लेकिन उसके बाद लोग निकल आए और तहरीक खड़ी हो गई। तो एक बंदा भी फर्क डाल सकता है अगर काम का कोई बंदा किसी जगह फाइट कर रहा हो। नहीं, निज़ाम से निकलने की आपने बात की ना, उसमें सबसे ज़्यादा मदद तो हुकूमत की या आपकी जो अपोजिशन है वो पीटीआई खुद करती आई है। पहले 2 असम्बलीज़ को आपने डिज़ोल्व किया, उसके बाद रिज़ल्ट देखा, कायमा कमेटियों के इस्तीफ़े हो जाएं, कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट करके आप एक बाहर पार्लियामान लगा लेते हैं, असम्बली लगा लेते हैं, और ज़िमनी इंतखाबात की बात भी हमने कर ली। तो ये तो हमेशा से इसमें मुश्किल नहीं आई हुकूमत को, आपने पूरा कोऑपरेट किया उनके साथ।
तहरीक इंसाफ में मैं जब पिछली एक दहाई पे नज़र डालता हूँ तो एक सोच हमेशा ये रही है कि हम उनको इस तरह से लेजिटिमेसी दे रहे हैं किसी चीज़ में अंदर आके। दूसरी सोच ये रही है कि नहीं, अंदर जाके फाइट करनी चाहिए। तो इस पे मुख्तलिफ आरा आती रहती हैं। जब ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई वो तो इस सोच पे खान साहब ने की थी। उनको ये तो नहीं पता था ना कि आइन को पामाल किया जाएगा और 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा। उनका तो ये ख्याल था कि जो आइन में है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। वो नहीं उन्होंने होने दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आई थिंक अता बंदयाल साहब का हुक्म था, उसको भी नहीं माना, ना इलेक्शन कमीशन ने माना, ना हुकूमत ने माना। ठीक, बहरहाल वो तो देखें माजी है, माजी से इंसान सीखता है। मेरे ख्याल में अभी मैं जितना इन चीज बेशुमार दफा खान साहब के केसेस में, मैं अडयाला में और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों में मैं मुख्तलिफ केसेस में जाके मैं देखता रहा हूँ, ऑब्जर्व करता रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल केसेस हैं और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ इनका हल जुडिशल नहीं है, इनका हल पॉलिटिकल है। अब मैंने कुछ दिन पहले, कोई हफ्ता एक पहले, हमारे जो चेयरमैन है गौहर साहब, उनको भी ये कहते सुना कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल केसेस, इनका हल पॉलिटिकल है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सिंस लास्ट 1.5 ईयर, बल्कि इनफैक्ट मोर देन 1.5 ईयर बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज आई एम सेइंग कि ये तो सारा पॉलिटिकल है। खान साहब पे एक आदमी है जो एक वजीर आजम है, वो ठीक ठाक आदमी है, पूरा मुल्क मानता है कि भाई ईमानदार है। ठीक है, शख्सियत पे आप 100 इल्जामात लगा लें जो हमारे मुखालिफिन, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि खुदा न खास्ता बेईमान है। अचानक उसने ऐसा क्या कर दिया रजीम चेंज के बाद कि उस पर 250-300 केसेस बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये केसेस जेन्युइन नहीं है, केसेस पॉलिटिकल है। अब अगर आप पूरे एक लाइन सिर्फ अगर इन केसेस को हम कहें कि नहीं हमने अदालत से ही बरी होना है, तो एक केस में आप देख लें अलकादिर को कब से वो लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है खान साहब को 9 मई के केसेस में, लेकिन अलकादिर का अभी तक अपील नहीं लग रही, सजा मुअत्तली का। तो आप फिर देख लें कि 350 केसेस में तो फिर कुछ 100 साल लगेंगे। नो पॉलिटिकल केसेस, देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर दैट। उनको खान साहब से बात करनी चाहिए ताकि ये मुल्क, ये निजाम नॉर्मलसी की तरफ जाए। बल्कि मैं एक नुकता और रखूंगा, देखिए आपने शुरू में बात की कि पॉलिटिकल यूनिटी, इस क्राइसिस, ये फ्लड को हम उस तरह से शायद पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। उसमें बेसिक वजह यह है कि अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में नॉर्मलसी लाते, खान साहब को बाहर लेके आए होते, बैठे होते, वो आके आपके साथ हाथ में लाके बैठते, सैलाब की हद तक, सैलाब उन लोगों की मदद की। बल्कि हमारा अपना जो इमरान खान रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, करोड़ों रुपए की तो हम खुद इमदाद किया करते थे। खान साहब जेल में, वो किस तरह वो सारा चल सकता है? तो अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को हम इस क्राइसिस से निकालें, पॉलिटिकल प्लस जो कैटास्ट्रफी है, जो ट्रेजेडी आई है सैलाब वगैरह की, उसके लिए फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को आप निकालें, सारे मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दुश्मन तो इनमें कोई नहीं है। सही, ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो अली साहब, ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेख वकास साहब, जुनैद अकबर साहब के दरमियान सुना तकरार हुई है। दोनों ने एक दूसरे की परफॉर्मेंस को क्वेश्चन किया, ये कहा कि 1 साल से पार्लियामान में आए नहीं शेख वकास साहब, तो मुझसे क्यों मुतालिबा कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का। तो इसका सलूशन क्या है जो हाउस डिवाइडेड है PTI का? मुजम्मिल साहब, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लोग भी इस तरह की बातें वो करते हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा कि ऐसी कोई बात हुई है। ना एक्सेप्ट करूंगा ना डिनाई करूंगा। बस ये कहूंगा कि हमने तो बड़ा, मतलब है कि मैं जब तहरीक इंसाफ में आया तो शायद दाढ़ी मेरी पूरी की पूरी काली थी और आधी से ज़्यादा सफ़ेद हो गई है। अच्छा। तो हमने तो यही सीखा है इमरान खान साहब से, और बड़े लोगों के साथ इस पार्टी के अंदर, समझदार लोगों के साथ काम किया। बट ठीक है, शौमई किस्मत, दे हैव टू लीव द पार्टी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन तजर्बाकार लोग थे। अलवी साहब एक ज़माने में हमारी, अब तो खैर अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक्टिवली अंदर इन्वॉल्व होते थे। जहांगीर तरीन साहब होते थे, शाहजी खुद होते थे, कुरैशी साहब, असद उमर साहब होते थे, और बहुत से और लोग, जस्टिस वजीउद्दीन साहब, बहुत से लोग, तो फॉर्मर मिनिस्टर कसूरी साहब। हमने कभी नहीं देखा कि पार्टी के इंटरनल मैटर बाहर आते हैं, नेवर एवर। हालांकि ये नहीं था कि डिसएग्रीमेंट होती थी। मैं सब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहूंगा कि देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब के साथ आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते ना, एक अच्छा कर लें, पार्टी के डिफरेंसेस पे बार बात ना करें। अच्छा, लेट दिस पार्टी बी यूनाइटेड। ये एक अमानत है इमरान खान की, इस कौम की खातिर, नौजवानों की एक अमानत है, उसको रहने दें। ठीक है। और सबको कह रहा हूँ। और अशकज़ई साहब को भी नाराज कर दिया आपने। वो खबर गर्दिश कर रही है कि वो, उन्हें कहा गया स्टे ऑर्डर तक जो है वो, किसी ने नाराज किया है नहीं तो वो कोयटा चले गए वापस, क्योंकि उन्हें कहा गया उमर अयूब साहब बरकरार है, पार्टी विल सपोर्ट हिम।
वो एक उसमें सिर्फ उसमें स्पेस दी है खान साहब ने खुद कि ना सिर्फ उमर साहब बल्कि शिबली साहब भी पहले आखिरी कोशिश की जाएगी, चाहे वो हाई कोर्ट तक हो, सुप्रीम कोर्ट, वट अगर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह उनको रिलीफ नहीं मिलता, पहली कोशिश ये है कि उमर साहब और शिबली साहब अपनी सीट पे वापस आएं, जो हमारा हक है कि वो वापस आएं। नहीं है तो खान साहब ने जो फैसला किया पार्टी उसको इंप्लीमेंट करेगी। नहीं तो पीटीआई के लोगों ने अचकज़ई साहब को ये नहीं कहा कि आप मीडिया पर आकर ये बयान दें कि मैं इस ऑफर को कबूल नहीं करता अपोजिशन लीडर बनने की? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, किसी ने कोई प्राइवेट कैपेसिटी में कहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ये ऐसी किसी ने हवाई उड़ाई है। अच्छा, और बचकज़ई साहब ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स के आप लोग चाहते ही नहीं है मैं अपोजिशन लीडर बनूं, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं। नहीं, पार्टी के अंदर डिबेट हुई है, पार्टी के अंदर एक सोच बिल्कुल थी, अब भी है कि अपोजिशन लीडर पार्टी का हो, लेकिन जब खान साहब का फैसला आ गया तो फिर वो बात खत्म हो गई। अच्छा। खान साहब ने जब फैसला कर दिया तो 100% पार्टी सपोर्ट करेगी अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर अब्बास साहब को, लेकिन उसमें सिर्फ इतना उसमें मोहलत है जो खान साहब ने खुद उसका कहा है कि उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब उनका आ जाए, जो है अपना फैसला जो भी उसका कोई अपील वगैरह बनती है। उधर पंजाब में भी है, अहमद खान बच्चर साहब की जगह 5 नाम खान साहब ने मांगे हैं, उनमें से कोई एक नाम वो करेगी, खान साहब अप्रूव करेंगे, लेकिन उसमें भी बच्चर साहब का फाइनलाइज हो जाए, जो उनकी अपील फाइनलाइज होती है, डिस्चार्ज डिस्पोज होती है, अल्लाह ना करे हो, अल्लाह करे अपील एक्सेप्ट हो और वो वापस पंजाब असेंबली को लीड करें। बड़ा उन्होंने जमा मर्दी से लीड किया है। और ये जो इधर उमर साहब ने, साहब ने सही, इसके अलावा जो एक हमने कन्फ्रंटेशन देखी है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, अब इस पर गंडापुर साहब ने तो ऑफिशियली हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो मसाइल हैं वो खान साहब ने खुद ही हल करने हैं, ये मेरी तनख्वाह के अंदर करने वाला काम नहीं है और मेरे पास इख्तियार भी नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। सो दैट साउंड्स लाइक अ सरेंडर। पार्टी का यही मौक़िफ़ है? नो 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 सर, सरेंडर करने वाले ना इमरान खान है और ना उनके हकीकी फॉलोअर्स। अच्छा, हम तो आखिरी बॉल तक लड़ने वाले लोग हैं और मैं समझता हूं कि गंडापुर भी इसी सोच का है। खान साहब का वर्कर है, उसने मेरे ख्याल में ये बात कहने की कोशिश की है कि फाइनल फैसला खान साहब के हक में है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो एंगेज जरूर रहे होंगे, बात उन्होंने की होगी, जाहिर है उनका पोजीशन ऐसी है, कोई भी वजीर आला होगा वो एंगेज करता है, रियासती इदारों से वो करता है एंगेज। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं क्लियरली ये कह दूं अपने सियासी मुखालिफिन को भी, ये मैसेज एस्टैब्लिशमेंट को भी चला जाए, लेकिन हमारे वर्कर्स को भी जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं। इमरान खान की फौज से ना कभी लड़ाई थी, ना है, ना होगी। हाँ, उनका नजरियाती इख्तलाफ सिर्फ इस पे है कि सिविल सुप्रीमेसी हो, फैसला साजी का इख्तियार सिविल हुकूमत के पास हो, जो सिविलियन है वो पॉलिसीज बनाए, जो एक आईनी पोजीशन है। बाकी खान साहब ने खुद ये कहा है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और मैं तो ये कहता हूं कि फौज किसी भी मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करता, किसी भी मुल्क की फौज की उस मुल्क के लिए बहुत जरूरत होती है दिफा के लिए। तो अगर फौज ना रहे तो फिर आप देख ले गजा में क्या हो रहा है। तो उससे उस पर कोई दो राय नहीं है। हाँ, डिसएग्रीमेंट इस चीज पे है कि मुल्क का वजीर आजम है, उसका हक है वो पॉलिसी बनाए। जितने भी दिफाई इदारे हैं, सिर्फ फौज नहीं और भी जितने दिफाई इदारे हैं, उनका अपना रोल है जो बहुत अहम है, जो बहुत ही ज्यादा अहम है। वो उस पर फोकस करें, सियासतदान अपने पे फोकस करे, जुडिशरी आज़ाद हो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना रोल अदा करे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके दौर में भी 10 साला प्लान के रूमर्स फैला करते थे और उसमें कहा जाता था कि ये डिसाइड हो चुका है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ताहयात किसकी हुक्मरानी होगी। और अब भी पिछले हफ्ते की खबर पे आपका कमेंट चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मरी में जो मीटिंग हुई है PMLN के इजलास में तसलसल का उन्होंने कहा फैसला हो गया है, 5 के लिए होगा या 10 साल के लिए, ये डिसाइड होना बाकी है। हाउ डू यू सी दिस? रॉन्ग। अगर किसी ने किया है, अगर हमारे दौर में हुआ है, जो मैं कंफर्म नहीं करूंगा, आई वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट। मैं ये नहीं कहता कि खान साहब के मैं बहुत ही क्लोज सर्कल में था, लेकिन इतना भी दूर नहीं था कि मुझे पता ही ना लगे। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात थी या अब भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए। फौज हमारा एक मजबूत इदारा है, उसमें चेंज ऑफ कमांड भी होती है और पीरियड ऑफ टाइम जो होनी चाहिए ताकि नई लीडरशिप आए। इसी तरह किसी भी सियासी जमात का कोई ऐसी एग्रीमेंट किसी भी सूरत में एस्टैब्लिशमेंट से या इदारों से नहीं होना चाहिए कि इधर हम बैठेंगे उधर आप बैठेंगे, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हुई होगी। पाकिस्तान की सियासत की मार्केट में बहुत सी चीजें शुर्लियां छोड़ दी जाती हैं, तो ये भी कोई ऐसी शुर्ली है। मैं नहीं समझता ये कोई संजीदा बात होगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज है उसमें फिर मुल्क की मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आती। मुल्क को आईन के मुताबिक चलना चाहिए।
आइन के मुताबिक हुकूमत के 5 साल हैं, उसमें वो अपना मैंडेट दोबारा लेने जाती है अवाम के पास। और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। देखिए मुजम्मिल साहब, मैं दोनों की बात करूंगा। मियां साहब 17 में फारिग हुए, उनका साल रहता था। खान साहब 2022 में रिजीम चेंज हुआ, हमारा 1.5 साल रहता था। देखिए एक बात मैं करूंगा, इस पे जरूर आप डिबेट कीजिए और भाई, आप खुद इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कोई दुनिया की ताकत किसी आइडिया को किल नहीं कर सकती। आइडिया को किल आइडिया करता है। 5 साल पूरे करने में, कौमों की जिंदगी में 5 साल क्या है? जिसने परफॉर्म किया होगा, कितनी अच्छी बात होगी किसने 5 साल परफॉर्म किया और कौम दोबारा आके वोट इन कर दे, दोबारा वोट दे दे। जैसे हमें 3री बार वोट किया है, ठीक है, हमें कभी दूसरी बार वोट नहीं करते। तो हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि एक्सटेंशनों से और इस चीजों से मुल्क का कोई भला नहीं होगा। शख्सियात का शायद भला हो जाए, सही, लेकिन मुल्क का भला इसी में है कि सिस्टम को चलने दें, उस तरफ भी और इस तरफ। ऑन द फाइनल नोट, पेशावर में जलसे का ऐलान किया है गंडापुर साहब ने। पंजाब में कब करेगी जलसा पार्टी? ये तो पूरे मुल्क का जलसा होगा। अल्लाह करे ये सलाबी कैफियत थोड़ी नॉर्मल हो, क्योंकि पूरे मुल्क का जलसा है। पंजाब में तो हम किसी भी वक्त, मैं आपको चैलेंज देता हूँ यहाँ से, आपको मतलब आपके थ्रू मियां साहब को और पंजाब की हुकूमत को, सिर्फ हमें जलसे की इजाजत दे दें, जो हमारा राइट है। 72 आवर्स के अंदर आपको पंजाब के बड़े से बड़े शहर में बड़े से बड़ा जलसा तरीके इंसाफ करके दिखा सकती है। कौम हमारे साथ खड़ी है। पॉइंट आ गया, हमसे करते हैं उनसे, इसलिए हमें इजाजत नहीं देते। आप इजाजत लेके दे दें, ठीक। चलें, अली मोहम्मद खान साहब का चैलेंज नाजरीन आपने सुन लिया, बहुत शुक्रिया। कहना उनका ये था कि पंजाब में अगर हमें परमिशन मिलती है हुकूमत की तरफ से तो पिंडाल कितना भी बड़ा हो उसको हम भर देंगे। और पेशावर का जलसा भी वो कह रहे हैं एक नेशनल स्टेज का इवेंट होगा। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा अब भी बरकरार है। साउथ पंजाब और बिलखसूस मुल्तान के गिरदोनवा में अब कहा जा रहा है कि सैलाबी रेला एंटर हो चुका है, जिससे हज़ारों देहात ज़ेर आब भी आएँ और मज़ीद ख़दशा भी है कि अर्बन फ्लडिंग का फ़िनोमेना शुरू हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो हालिया बारिशें हैं ये तकरीबन 4 से 5 दिन मज़ीद कंटिन्यू करने वाली हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की और एवैक्यूएशन प्लान्स की अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान उसमें भी अपनी जो पॉलिसी है उसको करेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए इतना डैमेज होता है। NDMA के मुताबिक 910 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं इस साल सैलाब की सूरत हाल की वजह से। और अज़मा बुखारी साहिबा ने यह कहा कि मज़ीद सूरत हाल बिगड़ रही है। ऐसे में एक जामे पॉलिसी की तश्कील कैसे होगी, कितनी पॉलिटिकल कोऑपरेशन उसमें चाहिए और जो डैम्स का आर्गूमेंट होता है वो कितना ठीक है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पंजाब के DGPDMA इरफान अली काठिया साहब ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। डेथ टॉल की अगर बात की जाए तो बहुत ही अफसोसनाक फिगर्स हैं। 910 के करीब ये काउंट बताया जाता है कैजुअल्टीज़ का, जो इन हालिया बारिशों में मानसून रेंज में जिनकी जानें चली गई और हज़ारों देहात भी हमने देखा डूब चुके हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि पंजाब की जो सैलाबी सूरत हाल है वो बिगड़ रही है, जनूबी पंजाब की तरफ जो है वो रेले जा रहे हैं अब। तो PDMA का डाटा क्या कहता है कि आगे कहाँ कहाँ डैमेजेस हो सकते हैं और फिल वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त जो मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन है वो मुल्तान ज़िले में इस वक्त है, और उसकी मेन वजह यह है कि जलालपुर पीर वाला जो है उसको दोनों तरफ से दरियाए चनाब का पानी भी और इसके साथ साथ दरियाए सतलुज का पानी भी वो इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है। और जलालपुर पीरवाला में इस वक्त मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे कल रात से यहाँ सारे एवैक्यूएशन प्रोसेस को वो मॉनिटर कर रहा हूँ। और इसके अलावा क्योंकि अब आप देखें कि मुल्तान में जो चनाब का पहला रेला था जो 26 अगस्त की रात तकरीबन 10.5 लाख क्यूसेक खानकी और कादराबाद से गुजरा, वही फिर हेड त्रिमू से बिलाखिर मुल्तान पहुंचा। और फिर ऊपर से अनफॉर्चुनेट फैक्टर ये था कि 4 दिन के वक्फे के बाद एक थोड़ा कदरे लेस इंटेंसिटी का 6.25 लाख क्यूसेक्स का चनाब का दूसरा रेला वो कल त्रिमू पे अपनी पीक अचीव करने के बाद, जो कि 5,43,000 क्यूसेक्स थी, अब वो मुल्तान में दाखिल हो रहा है और अगले 24 घंटे में वो इसी इंटेंसिटी के साथ
मुल्तान में रहेगा। अब मुल्तान में जितना ये बेट का इलाका है, ये सारा जो फ्लड प्लेन है पूरी तरह से ये इस वक्त इनंडेटेड है, और जलालपुर पीरवाला में तकरीबन 50 के करीब देहात हैं जिनमें इस वक्त इनंडेशन है। कुछ देहात जिसमें खान बेला और काफ़ी बाकी कुछ देहात वो ऊंचाई पे हैं, बड़ी आबादियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग अभी तक उसमें प्रॉपरली महफूज हैं और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। सही, लेकिन इरफान साहब, लेकिन ये पंजाब और सिंध में हम जो देख रहे हैं, रेनफॉल तो बंद नहीं हो रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 10 सितंबर तक अब क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी बारिशों की। तो एक तरफ तो ये जो हालिया सिचुएशन है इसको हम डील कर रहे हैं, लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग की बात हो रही है कितनी फैक्चुअल है कि जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के वो भी दे आर इन डेंजर करंटली बिकॉज ऑफ द मैसिव रेन्स। यस यस, देयर इज नो डाउट इन इट। और आपने देखा इस साल जो जितने भी हमारा अर्ली मॉनसून था, 25 जून से बारिशें स्टार्ट हुई और इस वक्त हम 10वां स्पेल जो है उसमें एंटर हो चुके हैं। और आज की भी अगर मैं बात करूं तो लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, इन तमाम और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट के काफ़ी सारे अजला में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश आज भी रिकॉर्ड की गई है, और अर्बन फ्लडिंग का मुल्तान और इसी तरह फैसलाबाद को सामना है। तो ये वो ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, और उनके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग और रिवराइन फ्लडिंग जो हमारी एक कन्वेंशनली समझा जाता था हैजर्ड, अब अर्बन फ्लडिंग भी एक न्यू नॉर्मल के तौर पे वो सामने आया है। सही, और इसके साथ साथ जो एक डिबेट चलती है वो ये है कि क्या जो मिसमैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से हमने रिवर बेड्स पर बना रखा है, मसला वो है जिससे डेथ टॉल इतना बड़ा, तबाही इतनी ज़्यादा हुई, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, वो इशू है। तो आपकी इस पर क्या टेक है कि इस डिबेट को फिर अगर सेटल होना है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी कोताही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का फेलियर है? चूँकि PDMA पर भी ये लोग तनकीद करते हैं कि जिस तरह से मगरबी दुनिया में फ़र्स्ट वर्ल्ड में वार्निंग सिस्टम काम करते हैं, जापान में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं करते। जी, एक तो इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इस साल हमें सिचुएशन ओवरऑल दरपेश है, ये कोई नॉर्मल या ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। और आप तीनों दरियाओं पे जो पीक्स थी वो आप देखें कि बाज़ जगहों पे 1955 के बाद इतना पानी आया, और कुछ जगहों पे 1988 के बाद ये पानी रावी में ख़ास तौर पे ये आया। मतलब पिछले आप 4 दहाइयों के बाद इस तरीके से कुछ हमारे साथ हुआ। अब ये आगे आने वाले वक्त में ये बिल्कुल इनएविटेबल होगा कि हम अपने फ्लड प्लेन को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें, और इसमें ख़ास तौर पे स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल उसको हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और दूसरा इसके साथ साथ कि फ्लड प्लेन की मॉनिटरिंग वो प्रॉपर, और आपके इल्म में ही होगा कि हम पंजाब में पहले ही चीफ मिनिस्टर पंजाब की अप्रूवल से पूरे पंजाब की रिस्क असेसमेंट हो रही थी, और जो पहले फेज में साउथ पंजाब ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका हुआ था। हम फ्लड प्लेन को प्रॉपरली मैप कर रहे थे, और जो हमारी ओवरऑल अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनको ऑलरेडी हमने AI पे शिफ्ट कर दिया। आपने यही वजह है कि इतने बड़े सैलाब, जो 3 बड़े दरियाओं में हमारी तारीख में कभी ऐसे सुपर फ्लड की सिचुएशन नहीं बनी, इसके बावजूद लोगों को टाइमली इंटीमेट किया गया। आप देखें कि बड़े कम लैग टाइम्स, अखनौर से सिर्फ 6 घंटे में पानी मराला पे आता है, और इसी तरह मराला से नीचे खान की, लेकिन कहीं पे कोई एक ऐसी डेथ खुदा न खास्ता नहीं हुई जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉपरली उनको अलर्ट नहीं किया गया और लोग ना निकलने की वजह से खुदा न खास्ता कीमती जाने गवा बैठे। हमारे पास पंजाब में जब से ये सुपर फ्लड स्टार्ट हुआ 26 अगस्त से अब तक 61 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें स्काई लाइटनिंग के सबब भी कल शोरकोट में कल भी स्काई लाइटनिंग से डेथ हुई, और इसके बाद बाकी तमाम डेथ्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स आर एक्सीडेंटल इन नेचर। कोई एक सिंगल वाकया ऐसा नहीं है कि जिसमें रेस्क्यू के लिए कॉल दी गई हो और वो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से वहां पे कोई कीमती जान का नुकसान हो। नहीं तो इवैक्यूएशन जो आप कह रहे हैं कि इवैक्यूएशन की जो बात आपने की है वो स्मूथली हो जाती है, क्योंकि अक्सर जगहों पर लोग भी रेजिस्ट करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को इवैक्यूएट करके नहीं जाना चाहते, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं की हुकूमत ने?
बहुत बहुत रेजिस्टेंस फेस की, और आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कई जगह पे हम पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, अदारों के ऊपर ये चीज़ भी, इल्ज़ामात भी लगे कि सख्ती हुई, फोर्स का यूज़ किया गया। लेकिन जब इंसानी जान का जहाँ पे वो मामला होता है तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं। और ये आप देखें कि थोड़ा सा हम यहाँ मुल्तान में जो लोगों को फोर्स कदरे कम यूज की गई, और इसी चीज को अब हम एक चैलेंज के तौर पे इस वक्त भुगत रहे हैं। और पिछले 24 से 48 घंटे पे चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद डायरेक्टली यहाँ हमसे कनेक्टेड हैं, एक एक लम्हे की वो खबर ले रही हैं। और हमें यहाँ पे एक मेजर चंक ऑफ द पीपल, उनको अब फ्लड प्लेन से कि उनके आधे आधे घर ऑलरेडी बच्चे वगैरह बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन ये उसी जो है नॉन रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से कि शायद ये पानी इस साल भी उतना नहीं आएगा जितना हमें अंदेशा है। और अनफॉर्चुनेटली वो पानी उतना आ गया, और अब हमें उनको इमरजेंसी में इवैक्यूएट एडमिनिस्ट्रेशन को और रेस्क्यू 1112 को, पाकिस्तान आर्मी को करना पड़ रहा है। लेकिन आपके ये भी लम्हे होगा कि हमने पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये किया है, और पिछले 26 तारीख से लेके अब तक इन तकरीबन 15 दिनों में हमने 27,000 बोट ट्रिप्स हुए हैं, जो जिनमें ऑपरेटर्स और रेस्क्यूअर्स गए और लोगों को निकाल के बाहर लाए। और 27,000 दफ़ा ये ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुली हुआ। हम तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख लोगों को फ्लड प्लेन से निकालने में कामयाब हुए। इनमें वॉलंटरी जो इवैक्यूएशन है वो भी शामिल है, और पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू 1112 की एफर्ट्स के साथ भी, और इसमें फोर्स्ड इवैक्यूएशंस भी शामिल हैं। और मैं समझता हूं कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब के तमाम जो रिस्पॉन्सिबल अदारे थे उनकी ये कामयाबी है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े सुपर फ्लड के बावजूद हमने इंसानी जानों के ज़िया को रोका। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी डेथ ऐसी नहीं थी जो नेग्लिजेंस की वजह से। तो इरफान साहब, ये अनफॉर्चुनेटली एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। 2022 का फ्लड हमने देखा, उसमें भी तकरीबन 3 करोड़ लोग मुतासर होते हैं, 1700 अमवात होती हैं, 30 अरब डॉलर का नुकसान होता है। और 3 साल के बाद दोबारा से, जैसे आप कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ये फ्लडिंग है, और बहुत से अजला में 40-50 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं बारिशों के, तो इसका मतलब ये है कि एक पैटर्न तो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर फ्यूचर में हम क्या ऐसा करें, मतलब रिस्क असेसमेंट की जहाँ तक बात है, या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इतना रिपीटेटिव ये चीज़ होती जा रही है तो हमें तो फिर इसके लिए एक जामे प्लान, एक पॉलिसी चाहिए, ताकि फ्यूचर में बचा सकें हम अमलाक को भी, लोगों की, उनकी जानों को भी, क्रॉप्स को भी, लाइफ स्टॉक को भी। जी बिल्कुल। इसमें अब अगर रेजिलियंस हम अपने कौम में, अपने लोगों में ये पैदा नहीं करेंगे तो ये खुदा न खास्ता हमारे साथ फिर होगा, और हमें इसमें एंटीसिपेटरी एक्शंस लेने होंगे, हमें स्ट्रक्चरल मेजर्स की तरफ जाना होगा, और एक अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस के बगैर अब इसका कोई चारा नहीं है। और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है कि हिंदुस्तान से इनफ्लो बहुत बढ़ जाता है इसीलिए सैलाब आते हैं, आपको लगता है कि ये वाकई एक पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर इशू ये है ना कि इस तरह के डिज़ास्टर्स के दौरान भी बहुत से सियासी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत से रूमर्स फैल जाते हैं, तो हिंदुस्तान की तरफ से जो इंटीमेशन दी जाती है, आपको लगता है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो ठीक कन्वे नहीं की जाती है, कोई और इशू है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोअर राइपेरियन होने की वजह से बिल्कुल हम रिसीविंग एंड पे हैं, और इस साल भी ये देखें कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो बुरी तरह से उसमें हिंदुस्तान नाकाम रहा। हमें जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो मैकेनिज़्म था, और 24 घंटे में एक दफ़ा वो पाबंद थे हमें इंटीमेट करने के, हमें बिल्कुल इंटीमेट चनाब के सिलसिले में तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं किया गया। और जो इंटीमेशन कुछ आई भी तो वो कम्युनिकेशन चैनल्स इस तरह के अपनाए गए कि वो डिलेड इंफॉर्मेशन पहुंची, और हमने अपने जो अदर मल्टीपल सोर्सेज थे उन्हीं के साथ अपनी अर्ली वार्निंग को, इवैक्यूएशंस को, और अपने लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। तो दूसरा फिर आप इस साल देखें कि जो इंडियन डैम्स थे उनकी भी जो सूरत हाल रही, अगर वो शायद प्रॉपरली रेगुलेट होते तो अचानक इतने बड़े फ्लोज पंजाब में वो और जो तबाही का सबब बने वो ना बनते। जी
सही। और इसके अलावा ऑन द लास्ट नोट एक डैम्स का भी आर्गूमेंट जो है वो हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं अगर कालाबाग डैम बना होता तो ये ना होता, हालांकि वो इंडस पर बनना था। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने जो है वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं किए, अगर हमारे पास स्टोरेज साइट्स होती ये सब ना होता। वो और बात है कि डाटा ये भी कहता है कि जो बिग डैम्स होते हैं, मेजर डैम्स होते हैं, वो उतना एग्रेवेट भी बढ़ा भी सकते हैं फ्लड को जितना उसको प्रिवेंट करने की बात होती है। तो PDMA की जो असेसमेंट है वो क्या कहती है कि जो रिवर सिस्टम की हमारी मैनेजमेंट है वो कितना बड़ा मसला है और क्या डैम सोल्यूशन है उस चीज़ का? जी बिल्कुल। अब ओवरऑल पैटर्न को समझना होगा, और पैटर्न को अगर हम समझें तो उसमें हमें स्ट्रक्चरल मेजर्स इनएविटेबल हैं, वो बेशक डैम्स की सूरत में हों या दूसरे मेजर्स हों, वो जब तक अब हम नहीं लेंगे ये, क्योंकि मॉनसून्स आपने देखा कि अगले साल की प्रोजेक्शंस भी इसी तरह अबव नॉर्मल हैं। पिछले 3 साल की मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो उसमें भी हर साल अबव नॉर्मल रेनफॉल का पैटर्न है। तो अगर ये अबव नॉर्मल रेनफॉल इसी तरह रहनी है तो ना सिर्फ हमें रिवरीन के लिए प्रॉपरली तैयार होना होगा, हमें अर्बन फ्लडिंग की भी प्रॉपर तैयारी करनी होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि अपने रिवर सिस्टम्स को मैनेज करना पड़ेगा और रेजिलियंस जो है वो कौम को भी और हुकूमतों को भी आने वाले दिनों में चाहिए होगी, क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली है उसके जो असरात हैं पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल में कंसिस्टेंटली उनको एक्सपीरियंस है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।